हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जनसंचार। देखिए ये टॉपिक आप लोगों के व्याख्याता हिंदी के अंतर्गत इस टॉपिक के अंतर्गत करीब करीब आपके 7-8 या कभी-कभी 6 या कभी-कभी 5 क्वेश्चन आते हैं। देखिए हिंदी व्याख्याता की आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो हम लोग किसी भी टॉपिक को हल्का नहीं मानेंगे। हमें हर टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी और आपको करनी भी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग ये चाहते हो कि भी मैं मेरिट में आऊँ तो 150 क्वेश्चन है, तो 150 के ऊपर सारे टॉपिक पे चर्चा करनी होती है। नहीं कि कोई एक आधा टॉपिक हम लोग पढ़ें और उसको बहुत ज़्यादा डिटेल से देख लें, ऐसी चीज़ें नहीं। आप लोग इस टॉपिक के अंतर्गत बिल्कुल सिंपल बातें आनी है। मैं आपको एक-एक टॉपिक समझाता हूँ, आप समझिएगा। सबसे पहले आप लोगों के सामने टॉपिक है जनसंचार। अब हमें सीखना ये है कि संचार होता क्या है? संचार के कौन-कौन से माध्यम होते हैं और किस प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये संचार जो है वो पहुंचता है। ज्योति सुमन बनिया आप सबका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं जनसंचार की परिभाषा से। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। अर्थात जनसंचार का अर्थ हुआ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना। यानी सूचनाओं का आदान प्रदान ही जनसंचार कहलाता है। अब हम लोगों को इसमें ये सीखना है कि ये जो संचार की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कैसे होती है। यानी संचार की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग कैसे सीखें, उसके कौन-कौन से तत्व होते हैं, कैसे उसको हम लोग आगे बढ़ाएँगे। अ, इस चीज़ को हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें 6 तत्व प्रमुख होते हैं। उसको मैं आप लोगों को इसमें एक अ, छोटे से माध्यम से उसको समझाना चाहूँगा। जनसंचार के जो घटक होते हैं, देखिए जनसंचार का जो पहला घटक होता है वो इस तरह का होता है। देखो इसके हम लोग संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचता है, मोटे रूप से हम लोग चर्चा करेंगे आज हम। देखिए सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लोग तत्वों की चर्चा करेंगे। उसमें ये 6 तत्व है इसमें। सबसे पहले होता है इसमें संचारक। आप इसको संचारक कह सकते हो या आप इसको स्रोत भी कह सकते हो। ये एक ही बात होती है। संचारक या स्रोत एक ही बात होती है। ये जनसंचार का पहला तत्व होता है। पहला अ, व्यक्ति होता है जो संचार भेजता है। उसको हम संचारक कहते हैं, स्रोत कहते हैं। उसके बाद ये क्या काम करता है, अपना जो संचार है उसके लिए एक भाषा चुनता है। उस भाषा को ये अपनी लैंग्वेज में बदलेगा, उसको इनकोडिंग कहते हैं और यहाँ से संचार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद हमारा तीसरा जो तत्व होता है, वो होता है कि भई इसमें वो संदेश कौन-सा है जो उसको भेजना है। और अगला तत्व आता है इसमें माध्यम, यानी वो किस माध्यम से भेजेगा, वो व्यक्ति है, वस्तु है, फ़ोन है, तो वो माध्यम की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है इसमें रिसीवर, यानी इस व्यक्ति ने जो संचार भेजा और ये व्यक्ति उसको प्राप्त करेगा और इसने अपनी भाषा में भेजा इनकोडिंग के अंतर्गत, ये अपनी भाषा के अंतर्गत इसको चेंज कर लेगा और उसके बाद जो ये अपनी प्रतिक्रिया देगा, यानी संचार की प्रतिक्रिया ये शुरू करेगा। यानी यहाँ से एक संचार की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जब ये प्रतिक्रिया देगा, ये संचारक बन जाएगा, इधर वाला व्यक्ति रिसीवर बन जाएगा। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं का आदान-प्रदान होता रहता है। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, जनसंचार के 6 चरण होते हैं। और पहला है संचारक या स्रोत। समाचार भेजने वाले व्यक्ति को संचारक अथवा उसका स्रोत कहते हैं। यह संचार की प्रक्रिया का प्रथम घटक होता है।
लास्ट ईयर लेक्चरर के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, संचार का प्रथम तत्व किसको कहते हैं? तो संचारक को कहते हैं। इसके बाद में इसका जो दूसरा तत्व आता है, वो होता है इसमें भाषा, यानी संचारक जिस भाषा में समाचार देता है, उन संकेत चिन्ह को किसी कूट भाषा में वो लिखता है। इस बात को हिंदी में आप इनकोडिंग कहोगे, यानी वो आपको क्वेश्चन ये करेगा, इनकोडिंग किसकी भाषा होती है? इनकोडिंग संचारक की भाषा होती है, अपनी भाषा में ये संदेश देता है। जनसंचार की प्रक्रिया का जो महत्वपूर्ण घटक है, वो होता है संदेश। यानी संदेश का मतलब क्या होता है? संचारक जो सूचना दूसरे व्यक्ति को देना चाहता है, उसे हम संदेश कहते हैं। हाँ, उसे हम संदेश कहते हैं। निर्लय आपने कहा कि 10 टेस्ट का आप लोगों का एक सिलेबस था, वो मैंने यूनिट करके कंप्लीट कर दिया। अब ये 11वां जो टेस्ट आपका है, वो कल बुधवार को नहीं लूंगा, मैं संडे को लूंगा और इसका पूरा सिलेबस आएगा इस बार। टोटल केवल सेकंड ग्रेड हिंदी का पूरा सिलेबस दूंगा इस बार, फर्स्ट ग्रेड वाला उसमें नहीं डालूंगा। अगला टेस्ट केवल फर्स्ट ग्रेड का होगा, ठीक है? ये आपके सिलेबस की बात हुई। संदेश यानी संचार, जो सूचना देना चाहता है संचारक, उसको संदेश कहेंगे। ये संचार की प्रक्रिया की आत्मा होती है, महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर आपको क्वेश्चन ये दिया जाए कि जो संचारक है, जो संदेश दे रहा है, उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो वो संदेश को कहना है। इसके बाद आता है माध्यम, यानी संचारक जिस साधन या व्यक्ति द्वारा दूसरी जगह अपना समाचार भेजता है, उसको हम लोग माध्यम कहते हैं। यानी ये माध्यम, अगर प्राचीन काल की बात करो, प्राचीन काल में कबूतर के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे, बाद में दूत भेजने लग गए थे, बाद में चिट्ठियां आई, डाक विभाग हुआ और वर्तमान में आपका टेलीफोन हुआ, मोबाइल है। तो ये माध्यम युग के अनुसार बदलते रहे हैं, यानी ये संचार की प्रक्रिया का एक तत्व होता है। उसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर यानी संचार को प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? रिसीवर कहलाता है। यह व्यक्ति संचार को अपनी कूट भाषा में वाचन या पठन करता है, इसे डिकोडिंग कहते हैं। आज संस्कृत डिपार्टमेंट का सिलेबस जारी हो गया है, आपका वही सिलेबस है जो मैंने पढ़ाया है। तो आप लोग निश्चित होकर इसको पढ़ लीजिए, जो मैंने पढ़ाया है वही सिलेबस है, ठीक है? कोई फर्क नहीं आया, दोनों सिलेबस जारी हो गए। इसके बाद आता है ये रिसीवर है। देखिए रिसीवर क्या है? आपने किसी व्यक्ति को फोन किया, सामने वाला आपकी बात सुन रहा है। अब आपने फोन किया, आपने मान लो गाली निकाली, अब वो आपको गाली निकालेगा। जब वो आपको प्रतिक्रिया देगा ना, तो वो संचारक बन जाएगा, आप रिसीवर बन जाओगे। यानी ये इनकोडिंग और डिकोडिंग की प्रक्रिया चलती रहती है इसमें। यानी रिसीवर संचार को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है और वो संसार को अपनी भाषा में समझेगा और उसको अपनी भाषा में समझना डिकोडिंग कहलाती है। एक होती है प्रतिक्रिया। रिसीवर संचारक का जो उत्तर देगा, वो प्रतिक्रिया या फीडबैक कहलाती है। फीडबैक देते समय रिसीवर संचारक का रूप धारण कर लेगा, यानी इधर से आपने बोला, उधर से वो बोलेगा और वो आपको जो प्रतिक्रिया देगा, तब वो संचारक का काम करना शुरू कर देता है। ये संचार के तत्व है। अब आप लोगों के, हाँ, अब आप लोगों के अगला जो बात आती है, वो आता है कि संचार कितने प्रकार का होता है। देखिए संचार की मैं बात करूं, तो ये जो आपका संचार है, वो 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि पहला जो संचार है वो कौन सा है। पहला संचार होता है ये अंत वैयक्तिक संचार कहते हैं इसको। अंत वैयक्तिक संचार, यानी अंत वैयक्तिक संचार कौन सा होता है? यानी एक व्यक्ति जब खुद से ही बात करता है, अपने आप से बात करता है, उसको अंत वैयक्तिक संचार कहते हैं।
यानी आप लोग कभी कभी खुद से बात करते हो, यानी भगवान की पूजा पाठ करना, प्रार्थना करना, वो अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि अंतर्वैयक्तिक संचार क्या होता है, तो आपको उत्तर देना है अंतर्वैयक्तिक संचार का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने आप से बात करता है, स्वयं से बात करता है, उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। पूजा पाठ करना, प्रार्थना करना अंतर्वैयक्तिक संचार की श्रेणी में आएगा। दूसरा होता है अंतर्वैयक्तिक संचार। देखिए शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर है। एक होता है अंतर्वैयक्तिक संचार, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार में फर्क होता है। जब संचार, हाँ सेकंड ग्रेड में टोटल दूंगा भाई, सेकंड ग्रेड को पूरा संडे को लूंगा मैं आपका, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संचार कौन सा होता है? जब संचार दो व्यक्तियों के बीच में होता है, उसको अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। ये संचार एक ऐसा होता है जिसमें प्रतिक्रिया तुरंत प्राप्त होती है। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था कि कौन से संचार में प्रतिक्रिया तुरंत प्राप्त होती है? अंतर्वैयक्तिक संचार में होती है। इसकी टेस्टिंग आप करके देख लेना। आप किसी को थप्पड़ मारना, वो तुरंत आपके वापस लगा देगा, प्रतिक्रिया तुरंत देगा। वो अंतर्वैयक्तिक संचार होता है। ये दो व्यक्तियों के बीच में होता है, ठीक है। तो एक तीसरा होता है इसमें आ, समूह संचार। समूह संचार कौन सा होता है? ये किस प्रकार का संचार? अंतर्वैयक्तिक एक समूह संचार होता है। दो व्यक्तियों तक का अगर संचार होगा, वो तो अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाएगा। और यदि संचार दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हो, उसको समूह संचार कहते हैं। यानी कक्षा, कक्ष के अंतर्गत दिया गया संचार, या पंचायत में जो बात बोली गई वो संचार, या चौपाल में बैठ के आप बात करोगे, विधानसभा में, लोकसभा का जो संचार है वो समूह संचार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पंचायत का संचार कौन सा होता है, या कक्षा कक्ष में जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो किस संचार की श्रेणी में आता है? वो समूह संचार की श्रेणी में आता है। चौथा जो संचार होता है, इसे हम जनसंचार कहते हैं। जनसंचार कौन सा होता है? ऐसा संचार जो एक बहुत बड़े समूह को दिया जाता है, बहुत बड़े समूह को दिया जाता है, उसको हम जनसंचार कहेंगे। संचार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरनेट का, कंप्यूटर का, टेलीविजन का, प्रोजेक्ट का, सिनेमा का, इसमें प्रयोग करना पड़ता है। इस संचार की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही धीमे आएगी। इसकी प्रतिक्रिया आते आते बहुत लंबा समय लगता है। जो नेता लोग करते हैं, भाषण देते हैं, वो जन संचार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखिएगा कि इसकी प्रतिक्रिया कब होती है? चुनावों में होती है इसकी प्रतिक्रिया। नेता ने जो भी भाषण दिया, जो भी बोला, जो भी काम किया, तो जनता उसकी प्रतिक्रिया चुनाव के रूप में देती है। इस संचार की प्रतिक्रिया लेट आएगी हमेशा, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संचार अपने आप से बात करना, दो व्यक्तियों के बीच में बात करना अंतर्वैयक्तिक संचार, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बात करना समूह संचार। और जब एक बहुत बड़े समूह को आप लोग दोगे तो वो इस जनसंचार के अंतर्गत आता है। अब हम इनकी एक एक की बात पढ़ लेते हैं। पहला अंतर्वैयक्तिक संचार, जो व्यक्ति अपने आप से बात करता है, जैसे प्रार्थना करना, उपासना करना। कई बार आप लोग खुद से बात करते हो कि मैं ऐसा क्यों, मुझे ऐसा होना चाहिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो आप अंतर्वैयक्तिक संचार कर रहे हो, निर्णय लेते हो ना कि मुझे ये करना चाहिए अकेले बैठ के। और मैं तो आपको एक बात बोलूंगा, आपको अकेले बैठना चाहिए। एकांत में आप जितना रहोगे, आप में विद्वता उतनी ही ज्यादा आएगी। झुंडों में रहोगे, आप में विद्वता नहीं आ सकती। दूसरा होता है अंतर्वैयक्तिक संचार। जब संचार दो व्यक्तियों के बीच में होगा, वो अंतर्वैयक्तिक होता है। इसमें प्रतिक्रिया तुरंत प्राप्त होती है। तीसरा संचार इसके अंतर्गत आता है, वो होता है समूह संचार। जब संचार दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है,
जैसे कक्षा कक्ष का, पंचायत का और संसद का, वो समूह संचार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। चौथा हमारा संचार होता है वो जनसंचार है। जब संचार एक बहुत बड़े समूह को दिया जाता है जिसके लिए विभिन्न प्रकार के साधन प्रयोग किए जाते हैं जैसे अखबार, टेलीविजन, इंटरनेट आदि, तो वो जनसंचार की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। ये मास कम्युनिकेशन होता है। इसकी प्रतिक्रिया तुरंत कभी प्राप्त नहीं होती है। इसकी प्रतिक्रिया धीरे धीरे प्राप्त होती रहती है। वो इस श्रेणी का अंतर्गत होता है। ये चार प्रकार का संचार है। अब तक आप लोगों को मैंने संचार की परिभाषा, उसके तत्व और उसके प्रकार बताए हैं। ये आपको आना चाहिए। तो लेक्चरर के पेपर में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो इनके तत्वों में से पूछा गया था और क्वेश्चन ये था कि जनसंचार की प्रक्रिया के प्रथम तत्व कौन सा होता है। ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर के पेपर में था। तो कुल मिला के आप लोगों को ये वाला पोर्शन जितने भी ये महापंडित पढ़ा रहे हैं उनकी गाइडों में 2 पेज का 1 पेज का दिया हुआ है मात्र। उसके बाद उनकी सीटी गायब है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, लिपि पोती करके छोड़ रहे हैं। आपको ये मैं थोड़ा सा आपको ठीक ढंग से पढ़ाऊंगा। ये सिंपल है। आपके पेपर में क्वेश्चन आए ये 5 और 6 या कभी कभी 7 तक क्वेश्चन आ जाते हैं। आप इनमें से कोई प्रश्न गलत मत कीजिए। ये आप लोगों के शब्द शक्तियों से बहुत ही सिंपल रहेंगे। इसलिए कोई एक आधी गलती वहां हो जाए तो यहाँ हम पूरी करेंगे वहां, ठीक है। जनसंचार की विशेषताएं क्या होती है? जनसंचार में संदेश का निर्माण करने वाला एक व्यक्ति नहीं होता है, इसमें अनेक व्यक्ति हो सकते हैं। जनसंचार में विषय वस्तु का चयन प्रापक को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रापक का मतलब होता है जो संचार प्राप्त करेगा। ये जनसंचार तो बहुत बड़े समूह को देंगे, इसलिए इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। टीवी में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। जनसंचार में प्रापक मिश्रित बुद्धि के होते हैं और भिन्न भिन्न संस्कृति के होते हैं। प्रापक किसको कहते हैं? जो जन संचार को प्राप्त करेंगे उसको प्रापक कहते हैं। और वो अलग अलग बौद्धिक स्तर के हैं और अलग अलग संस्कृति के हैं। तो इसलिए संचार, जनसंचार, जनसंचार मतलब समूह को दिया जाने वाला संचार की चर्चा कर रहा हूं मैं, व्यक्तिगत संचार की बात नहीं कर रहा हूं। तो जब आप अब जैसे आप लोगों को मैं इस वक्त बात बोल रहा हूं, आप में मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, अलग अलग संस्कृति के बच्चे हो। अब मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है कि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो आपकी भिन्न भिन्न बौद्धिक भिन्नता को भी मुझे ध्यान में रखना है और आपकी संस्कृति को मुझे भी ध्यान में रखना है कि कहीं मेरे द्वारा जो आपको मैं ये संचार कर रहा हूँ, जनसंचार कर रहा हूँ मैं, तो मुझे ये पता है कि मेरे सामने जो स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं वो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के हैं। तो मेरा ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि मैं आपको जो भी बात कहूं उसमें आपकी संस्कृति, आपके धर्म और आपकी विचारधारा को किसी प्रकार की ठेस ना पहुंचे। ये इसका मतलब ये होता है। जनसंचार में जो प्रापक है वो मिश्रित बुद्धि के लोग होते हैं और उनकी संस्कृति भी भिन्न भिन्न होती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा बवाल खड़ा हो जाता है क्योंकि बोलने वाले को पता ही नहीं होता कि मुझे सुनने वाले कौन लोग हैं। उसको सुनने वाले अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, वो अलग अलग बौद्धिक स्तर के भी है। जनसंचार में प्रापक गुमनाम होता है, यानी आप मुझे तो सारे जानते हो क्योंकि मैं आपके सामने रोजाना आ रहा हूं, लेकिन आप सबको मैं नाम से तो जान रहा हूँ लेकिन आपकी शक्ल थोड़ी देखी है मैंने। आप गुमनाम हो इस वक्त मेरे लिए। हाँ, इतना जरूर है कि इस नाम का स्टूडेंट मेरे से जुड़ा हुआ है। आप जनसंचार में जो प्रापक है वो गुमनाम है और ये समूह जब अभी अभी अपना समूह बढ़ रहा है। अब ये बच्चे पता नहीं कितने को मेरे को देखेंगे, कितने मेरे साथ जुड़ेंगे, तो वो क्या है, सारे गुमनाम हैं। लेकिन मैं, आप लोग मुझे जरूर जानते हो लेकिन मैं आपको आपकी नाम से तो, क्योंकि आप जब रोजाना आप मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हो तो आप में 20-30-50 बच्चों को तो मैं जानता हूँ जो रोजाना कम्युनिकेशन करते हैं। भी ये ज्योति है, ये राजप्रीत है, ये निर्लेप है, ये जो है संतोष है, ये तो मैं जान जाऊंगा। लेकिन कुछ लोग जो है वो मेरी रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं
वो कभी यहाँ आते ही नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट कोर्स तो ले लिया, लेकिन वो मेरे लिए गुमनाम है अभी। तो वो प्रापक है मेरे लिए, लेकिन है गुमनाम, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है वो। उनको मुझे संदेश देना है। प्राप्त शारीरिक तौर पर संचार से पृथक है, शारीरिक रूप से मेरे सामने नहीं है। वह दूरी दिन काल व समय के संदर्भ में भौतिक होती है। यानी कुछ बच्चे लाइब्रेरी में जाके क्लास देखते हैं, ठीक है, तो वो भौतिक दूरी है हमारी, आध्यात्मिक दूरी नहीं है। आध्यात्म आप लोग आध्यात्मिक रूप से तो मेरे से जुड़ चुके हो। अगर आप लोग आध्यात्मिक रूप से या मन से नहीं जुड़े होते तो मुझे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो भौतिक दूरी है हमारे बीच में, आध्यात्मिक नहीं, आत्मिक दूरी नहीं है हमारे बीच में। संचारक तथा प्रापक के बीच सीधा संबंध नहीं होता है। अगर आप ऑफलाइन की कक्षा में बैठे होते, आपका और मेरा एक सीधा संबंध हो जाता। आपको डेली आप आते, डेली में आपसे बात करता। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता पड़ती है। यानी आप जब संचार दोगे तो आपको एक संगठन खड़ा करना पड़ता है, जैसे मुझे खड़ा करना पड़ा है। आप लोगों के लिए पीपीटी तैयार करने वाला कोई और है, ये इंस्ट्रूमेंट चलान करने वाला कोई और है, पढ़ाने वाला मैं कोई होऊंगा। तो हम लोग सारे लोग क्या होते हैं, एक औपचारिक हमारा संगठन है। बाकी लोग ख्याल रखते हैं, मैं आता हूँ, पढ़ाता हूँ और चला जाता हूँ। तो ये चीजें क्या है, चलती रहती है। एक औपचारिक संगठन बनाना पड़ता है, जैसे टीवी न्यूज वाले होते हैं, एक संपादक होता है, एक उप संपादक होता है, बहुत सारे पत्रकार होते हैं, बहुत सारे उसको अलग अलग तकनीकी रूप से उसको संचालित करने वाले लोग होते हैं, जाके वो संचार बनता है। तो ये उसकी विशेषता में रखा जाएगा कि जन संचारक और प्रापक के बीच सीधा संबंध नहीं होता है, और उनके बीच में जो दूरी होती है वो भौतिक होती है। इसके बाद जो हमारा प्रापक है वो गुमनाम होता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा, हाँ पूजा आप आ गई, कोई बात नहीं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, प्रापक के बारे में बताइए। तो इतनी बातें आपको लिखनी पड़ेगी कि प्रापक गुमनाम भी होता है, प्रापक और इसके बीच में भौतिक दूरी भी होती है, और वो अलग अलग बौद्धिक स्तर का होता है, अलग अलग संस्कृति का होता है। वो कहे कि प्रापक के बारे में कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात असत्य है, इस टाइप का क्वेश्चन बना देगा, और ये तीनों बातें देख के उपयुक्त सभी कर देगा वो आपको। तो ये आपको जानकारी चाहिएगी, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी, मुझे तो आप लोगों ने तैयार किया था कि गुरुजी ऑनलाइन आओ, मैं तो आ गया। बड़ा बड़ा आदमी था, आप लोगों ने कहा गुरुजी ऑनलाइन पढ़ाना है, मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आप लोग कारवा जोड़ रहे हो तो जोड़ते रहो, मुझे नहीं पढ़ाना है। संचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल होता है। ये प्रत्येक न्यूज चैनल वाले एक औपचारिक संगठन तैयार करते हैं। आप लोगों के जो पेपर मैंने दिया था, वहां पे क्वेश्चन आया था, द्वारपाल या गेट कीपर किसको कहते हैं। ये क्वेश्चन जिस वक्त मेरा सिलेक्शन हुआ था उस वक्त ये आया था, गेट कीपर क्या हो, किसको कहें। द्वारपाल व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित करते हैं। इसमें संपादक, सह संपादक और उप संपादक आते हैं। यानी संपादक, सह संपादक, उप संपादक, ये सारे मिलके, और इन सबको ही गेटकीपर या द्वारपाल कहते हैं। कहीं वहां आपके क्वेश्चन आ जाए कि भी द्वारपाल किसको कहते हैं, और आप उत्तर दे के आ जाओ जो दरवाजे पे खड़ा होता है वो द्वारपाल है। नहीं, संपादक, सह संपादक, उप संपादक, इन सबका समूह द्वारपाल कहलाता है, जो आप लोगों के लिए समाचार तैयार करते हैं, इनको कहते हैं गेटकीपर। तो ये होता है गेटकीपर, समझ आ गया आपको। तो ये क्वेश्चन आएंगे, राजप्रीत इस टाइप के प्रश्न आएंगे भी, द्वारपाल क्या है, गेटकीपर क्या होता है, स्रोत क्या है, इनकोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है। बिल्कुल ये चीजें ये क्वेश्चन में आएंगे आप लोगों के। बस इन नामों से आपको मुझे परिचित कराना है, आपको ये समझ भी आ जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, जनसंचार के कार्य क्या है, यानी काम काम क्या है, इसका महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है। सूचना देना, यानी पहला तो जनसंचार का काम है लोगों को सूचना देना कि सरकार ने क्या निर्णय लिया, देश में क्या घटित हुआ,
आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम किसका होता है? जनसंचार का है। दूसरा है शिक्षित करना। देखिए, पहले हमें पता ही नहीं होता है लोकसभा की कार्रवाई क्या होती है, राज्यसभा की कार्रवाई क्या होती है। धीरे-धीरे हमने टीवी देखा, हम शिक्षित होते गए, हमें पता लगने लगा भी ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। इसके साथ-साथ मनोरंजन करना भी इसका काम है। कभी-कभी आप लोगों को ऐसी खबरें दिखाई जाती है, जिससे आपका मनोरंजन होता है। जैसे आप लोगों को देखो, एक आदमी देखो आप देखना कि जो अ, इसमें प्रापक होते हैं, उसकी बौद्धिक स्तर अलग-अलग होता है। कैसे? अखबार आप 4 आदमियों को देना और 4 आदमियों को आप अखबार देके आप उनकी वाचिंग करना, मैं आपको बता दूँगा कि आपको बौद्धिक स्तर पहचानने का तरीका। जो आदमी सबसे पहला फ्रंट पेज पढ़ेगा, आप ये समझ लेना कि ये कोई विद्वान आदमी है, क्योंकि फ्रंट पेज को विद्वान आदमी पढ़ता है। और एक आदमी सीधा जाएगा, सिनेमा जगत की खबरें पढ़ेगा। वो आप समझ लेना कि भी ये सिनेमा पिक्चर का शौकीन आदमी है। एक आदमी कहाँ जाएगा, अखबार देख दो उसको, वो सीधा आगे वाले पेज को नहीं पढ़ेगा, वो जाएगा जो क्षेत्र से संबंधित खबरें हैं वहां पढ़ेगा। और वहां उसको ऐसी खबर मिलेगी कि फलाने गांव में एक गाय ने 4 मुंह वाले बछड़े को जन्म दिया, एक बकरी ने 3 मुंह वाले बकरों को जन्म दे दिया। तो वो उसको पढ़ेगा और उसको पढ़ के वो जोर से ताली बजा के लोगों को बताओ, रे रे रे, 4 मुंह वाला बकरा पैदा हो गया, मुंह बड़ा हो गया। तो वो उसका मनोरंजन है, उसको ज्ञान से मतलब नहीं है, वो केवल मनोरंजन करने के लिए। वो ना तो आगे वाला पेज देखता है, ना पीछे वाला देखेगा, उसको कोई मतलब नहीं है देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको तो ऐसी खबरें चाहिए जो उसका मनोरंजन करे। तो मनोरंजन करना इस जनसंचार का उद्देश्य है। आपने क्या देखा, अखबार पकड़ाइए 4-5 लोगों को और आप लोगों को उनसे बात करने की जरूरत नहीं, आप उसको वॉचिंग कीजिए, तो आपको चारों की बौद्धिक स्तर पता लग जाएगा कि ये आदमी, एक आदमी फ्रंट पेज को पढ़ रहा है, एक वो बकरी वाली न्यूज को पढ़ रहा है, एक खेल की न्यूज को पढ़ेगा, एक आर्थिक जगत की खबर को पढ़ेगा। आर्थिक जगत वाला पढ़ रहा है, इसका मतलब वो कोई जो वैश्य समाज का है, बनिया समाज का है, क्योंकि उसको आर्थिकता की बातें जाननी है। खेल वाला जो कोई विद्यार्थी है, जो खेल में रुचि रखता है, मनोरंजन वाले भी विद्यार्थी हो सकता है, फिल्मी दुनिया में उसको मनोरंजन है। जो फ्रंट पेज पढ़ रहा है, इसका मतलब उसको देश और दुनिया की चिंता है, इसलिए पढ़ रहा है। और आप जैसे स्टूडेंट जो विचारवान होते हैं, वो उसके बीच में जो संपादक लेख आते हैं, उनको पढ़ेगा। आप ये समझना, ये विचारवान व्यक्ति है। अखबार आपने कैसे पकड़ रखा है, अखबार का आपने कौन सा पेज खोल रखा है, इससे आपके बौद्धिक स्तर का मापन सामने वाला व्यक्ति कर सकता है। वो ज्ञानी है तो वो अखबार पकड़िए, मैं आपको 2 मिनट बाद में आपको बता दूंगा कि आप किस पानी में हो, आप कौन से पेज को पढ़ रहे हो और कौन से पेज में आपकी रुचि है। तो इससे ही आपके बौद्धिक स्तर का पता लग जाएगा, क्योंकि आप प्रापक हो, प्रापक भिन्न-भिन्न बौद्धिक स्तर के होते हैं, ठीक है? इसके बाद मनोरंजन करना इसका उद्देश्य है, महत्व है। एजेंडा तय करना, एजेंडे का मतलब होता है कि जो अखबार है, वो लोगों की राय लेता है। लोगों की राय लेके वर्ग पहली पढ़ रहा है, इसका मतलब वो दिमाग की कसरत करना चाहता है, वो तार्किक व्यक्ति है, इसलिए वो वर्ग पहली पढ़ रहा है। तार्किक बुद्धि का होगा, वो वर्ग पहली में जाएगा। बिल्कुल, अगर आप लोग भी पजल खेल रहे हो, इसका मतलब आप तार्किक बुद्धि के हो, तर्क करोगे, है ना? और तर्क करोगे तो पता लग जाएगा भाई ये जो है अपने पति के साथ बहस कर सकती है। वो तो इसको अगर आप लोग तर्क पहली को बढ़ती हो, तो निश्चित रूप से आपके हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी भी, कितने की लड़ाई करती है, कितनी की तार्किकता से काम लेती है। एजेंडा तय करना जनसंचार का काम होता है। लोगों की राय जान के सरकार को बताते हैं लोग इस तरह के मूड में हैं। ठीक है? उसके बाद सरकारें निर्णय लेती है कि लोगों का इस तरह हाँ, तो वो अलग-अलग बौद्धिक स्तर के हैं। खेल वाले हैं तो वो उनकी अलग सोच है और वो उसके बाद निगरानी करना। जनसंचार का काम सरकार की निगरानी करना भी होता है। अगर सरकार कुछ गलत करती है तो गोल्ड
देखती हो तो इसका मतलब आप में महिला जो सुपर नेचुरल पावर है वो है, क्योंकि महिलाएं जो है वो सोने की तरफ आकृष्ट होती है। निगरानी करना, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध करवाना, यानी जनसंचार का एक काम ये भी है कि आपको एक मंच उपलब्ध कराए कि आप अपने अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिएगा। ये जनसंचार के कार्य है। के पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जनसंचार का कौन सा काम होता है। इतने काम आपको उसको बताना है। सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध कराना, ये सारे काम किसके हैं? जनसंचार के। आपको इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना है। ठीक है। जनसंचार के माध्यम, यानी आज अब हम पढ़ेंगे कि जन अगर आप सोने का भाव देखते हो तो आप कोई व्यापारी हो और आप बार बार सोने का ही जिक्र कर रहे हो कि भाई इस तरह का डिजाइन आ गया, इस तरह का डिजाइन आ गया, तो आप महिला शुद्ध बुद्धि है आप में से, ठीक है। तो आप अखबार जैसे ही पकड़ोगे मैं बता दूंगा कि आप किस दिशा में जाने वाले हो, ठीक है। जनसंचार के माध्यम, जनसंचार के चार माध्यम होते हैं। इसका पहला माध्यम जो है वो प्रिंट माध्यम है। देखिए प्रिंट माध्यम क्या है? ये जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम है, यानी इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी। चारों माध्यम के हम एक एक की चर्चा करेंगे। प्रिंट माध्यम सबसे पुराना है, सबसे पहले इसका विकास हुआ था। इसका जो विकास है वो वास्तविक रूप से तो चाइना में हुआ था, लेकिन आधुनिक जो छापाखाना था वो जर्मनी के गुटेनबर्ग शहर में हुआ था। भारत के अंदर 15वीं शताब्दी के अंदर गोवा में ईसाई मिशनरियों के द्वारा सबसे पहला छापाखाना स्थापित किया गया था। उन्होंने क्या किया था कि अपने ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार के लिए, उनकी पुस्तकें छपाने के लिए भारत में पहला छापाखाना स्थापित किया था। यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है। इस माध्यम में हम सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में करते हैं, प्रिंट रूप में करते हैं, इसलिए इसको प्रिंट माध्यम कहते हैं। प्रिंट अथवा मुद्रण छपाई की शुरुआत चीन में हुई थी, परंतु आधुनिक छापेखाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग शहर में हुआ था। और भारत में 1556 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों ने गोवा में छापेखाना की शुरुआत की थी। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने बंगाल गजट अखबार से की थी। यह अखबार कलकत्ता से निकलता था, लेकिन यह अखबार जो बंगाल गजट है वो इंग्लिश भाषा में निकलता था। हिंदी में पहला समाचार पत्र जो है वो उदंत मार्तंड जुगल किशोर ने निकाला था। यानी बंगाल गजट अखबार जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने निकाला था। भारत में जनसंचार में प्रिंट माध्यम की शुरुआत इस अखबार से हुई थी। आपको पेपर में क्वेश्चन पूछेगा भारत का पहला अखबार कौन सा है, तो आप इसकी चर्चा करोगे। इसके बाद देखिएगा भारत में हिंदी में पहला अखबार उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में पंडित जिगल जुगल किशोर शुक्ल ने निकाला था। इसके अलावा भारत में मुंशी प्रेमचंद की हंस पत्रिका, माखनलाल चतुर्वेदी की करमवीर पत्रिका, भारतेंदु की बाला बोदिना पत्रिका आदि से प्रिंट माध्यम का विस्तार हुआ था। यानी मैंने भारतेंदु मंडल जब आप लोगों को करवाया था और मैंने आपको ये कहा था भारतेंदु मंडल का प्रत्येक जो लेखक है वो कोई ना कोई अपनी एक एक पत्रिकाएं निकालता रहा है, वो इस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। प्रिंट माध्यम के बारे में आपसे वो क्वेश्चन ये भी करेगा कि प्रिंट माध्यम की क्या विशेषताएं होती है। आपको इसकी विशेषताएं भी पूछेगा, आपको प्रिंट माध्यम की कमियां भी पूछेगा। क्वेश्चन जरूर आता है। आप लोग इन क्वेश्चनों को देखिए हिंदी में। अगर आप चाहते हो कि मुझे चयन करवाना है तो निश्चित रूप से आपको हिंदी के सारे पार्ट मजबूत करने होते हैं, और ये छोटी छोटी बातें ही आपका स्कोर जो है करती है, ठीक है? आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा।
प्रिंट माध्यम की विशेषताओं की बात करता हूँ। सबसे पहले इसकी सबसे मुख्य विशेषता ये है कि इसमें स्थायित्व होता है। स्थायित्व से क्या तात्पर्य है कि आपको एक बार में बात समझ में नहीं आई, दोबारा पढ़ोगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब इसमें स्थायित्व है। इसमें खबरों का विस्तार होता है। मान लो आप लोग कई बार क्या है टेलीविज़न में समाचार सुनते हो, अब आप ये कहते हो कि कल अखबार में पढ़ेंगे। आपने पता है ऐसे क्यों कहा कि कल अखबार में पढ़ेंगे इस बात को? ये क्या हुआ? क्योंकि टीवी वाले ने स्पीड से दे दिया, आपको समझ नहीं आया। आप चाहते हो कि इसकी डिटेल क्या है? समस्या क्या है? तो विस्तार से हमेशा प्रिंट माध्यम से ही हमें पता लगता है। यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इसमें व्यक्ति सोचता है, विचार करता है और निर्णय भी लेता है कि ऐसा होना चाहिए। ये डिटेल से जैसे आप लोग देखिएगा कि अभी हमारे लोकसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनाव होंगे, आपको सीधा प्रसारण किया जाएगा टीवी के ऊपर। लेकिन दूसरे दिन आप अखबार जरूर देखोगे क्योंकि वहां डिटेल मिलेगी कि कौन सा कैंडिडेट कितने वोटों से हारा, कहाँ उसमें कमी थी, कहाँ उसमें ये था। इस तरह के जो समाचार आप वहां देखोगे, कहाँ? क्योंकि वहां पे विस्तार होता है। इसमें इसमें व्याकरण संबंधी शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखा जाता है, यानी इसमें जो है वो शुद्ध भाषा में ही आप लोगों के सामने इसको प्रस्तुत किया जाता है। आगे आता है प्रिंट माध्यम की कमियां, यानी प्रिंट माध्यम में कमी क्या है? प्रिंट माध्यम की सबसे बड़ी कमी यह है, यह अशिक्षित लोगों के काम का नहीं है। इसमें पहली दिक्कत ये आती है, अभी जो अनपढ़ आदमी है, उसमें उसके लिए ये काम का नहीं है, ये इसकी कमियों के अंतर्गत रहेगा। अब क्या हुआ कि कोई अनपढ़ आदमी ऐसे अखबार को उल्टा लेके बैठा हुआ था। अब दूसरा आदमी पास से निकला कि भाई यार क्या समाचार है, उसको क्या पता ये अनपढ़ है। अब उस अनपढ़ आदमी ने सोचा कि भाई अब ऐसे तो कैसे कहूँ कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वो कहता है कोई खास समाचार नहीं है, अखबार को उल्टा करके बैठा था कि बस एक ये बस पलट गई है। तो सामने वाला समझ गया कि भाई बंदा जो अखबार लेके बैठा है उसको पढ़ना ही नहीं आता है। तो यह अशिक्षित लोगों के काम का नहीं है। इसमें समाचार देरी से प्राप्त होता है। दूसरी कमी इसकी ये है, देखो टीवी में तो कोई घटना घटित हुई, आप लोगों के पास तुरंत आ जाएगी। लेकिन अखबार में की एक डेडलाइन होती है रात की 12 बजे, तो आपको कल इसके समाचार मिलेंगे। रात की 12 बजे के बाद अगर कोई घटना घटित हो गई, मान लो 12:30 बजे हो गई, तो वो आपको मिलेगी अगले दिन, यानी डेडलाइन के बाद का अगले दिन छपता है इसमें। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा कि डेडलाइन क्या होती है? डेडलाइन होती है कि रात की 12 बजे के बाद में अखबार में कोई नई न्यूज़ नहीं देते हैं, उसको डेडलाइन बोलते हैं। तो इसमें दूसरी कमी क्या रहेगी कि इसमें जो समाचार हैं, वो देरी से प्राप्त होते हैं। तो ये आज आपकी प्रिंट माध्यम की जो क्लास थी, वो जनसंचार की पहली क्लास थी, वो आज इतने ही करेंगे। कल अपने 8:30 बजे दोबारा मिलते हैं, जनसंचार को आगे बढ़ाएँगे और आपका टेस्ट संडे को होगा। सेकंड ग्रेड का संपूर्ण सिलेबस उसमें डालूँगा मैं, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।